मित्रों, इस प्रस्तुति में प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की कुछ छोटी छोटी व्यंग रचनाएं हैं। चूँकि वो बहुत छोटी हैं तो उन्हें मिलकर एक वीडियो बनाने का, एक साथ किस्सा गोई करने का विचार आया। अतः चंद रचनाएं एक साथ प्रस्तुत हैं। प्रथम, मित्रता। दो लेखक थे, आपस में खूब झगड़ते थे, एक दूसरे को उखाड़ने में लगे रहते। मैंने बहुत कोशिश की कि दोनों में मित्रता हो जाए, पर व्यर्थ। मैं 3-4 महीने के लिए बाहर चला गया। लौटकर आया तो देखा कि दोनों के बड़े दांत काटी रोटी हो गई है। साथ बैठते हैं, साथ ही चाय पीते हैं, घंटों गपशप करते हैं, बड़ा प्रेम हो गया है। एक आदमी से मैंने पूछा, क्यों भाई, अब इनमें ऐसी गाढ़ी मित्रता कैसे हो गई? इस प्रेम का क्या रहस्य है? उत्तर मिला, ये दोनों मिलकर अब तीसरे लेखक को उखाड़ने में लगे हैं। जाति। कारखाना खुला, कर्मचारियों के लिए बस्ती बन गई। ठाकुरपुरा के ठाकुर साहब और ब्राह्मणपुरा के पंडित जी कारखाने में काम करने लगे और पास पास के ब्लॉक में रहने लगे। ठाकुर साहब का लड़का और पंडित जी की लड़की दोनों जवान थे। उनमें पहचान हुई। पहचान इतनी बढ़ी कि वह शादी के लिए तैयार हो गए। जब प्रस्ताव उठा तो पंडित जी ने कहा, ऐसा कभी हो सकता है? ब्राह्मण की लड़की ठाकुर से शादी करे, जाति चली जाएगी। किसी ने उन्हें समझाया कि लड़का लड़की बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें शादी कर लेने दो। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो भी वे चोरी छिपे मिलेंगे और तब जो उनका संबंध होगा वह तो व्यभिचार कहलाएगा। इस पर ठाकुर साहब और पंडित जी ने कहा, होने दो, व्यभिचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है। रोटी। प्रजातंत्र के राजा ने जहांगीर की तरह अपने महल के सामने एक जंजीर लटका दी। घोषणा करवा दी कि जिसे फरियाद करना हो वह जंजीर खींचे, राजा साहब खुद फरियाद सुनेंगे। एक दिन अत्यंत दुबला कमजोर आदमी लड़खड़ाता वहां आया और उसने निर्बल हाथों से जंजीर खींची। प्रजातंत्र का राजा तुरंत महल की बालकनी पर आया और बोला, फरियादी क्या चाहते हो? फरियादी बोला, राजा, तेरे राज में हम भूखे मर रहे हैं, हमें अन्न का दाना नहीं मिलता, मुझे रोटी चाहिए। मैंने कई दिनों से अन्न नहीं खाया, मैं रोटी मांगने आया हूँ। राजा ने बड़ी सहानुभूति से कहा, भाई, तेरे दुख से मेरा हृदय द्रवित हो गया है। मैं तेरी रोटी की समस्या पर आज ही एक उपसमिति बिठाता हूँ, पर तुझसे मेरी एक प्रार्थना है कि उपसमिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले तू मरना मत। लड़ाई। चोपड़ा साहब और साहनी साहब के बंगले लगे हुए थे। बीच में एक दीवार थी। दोनों एक एक कुत्ता पाले थे। कुत्ते भयंकर थे और मोहल्ले के लोग डरते डरते सड़क के दूसरे किनारे से निकलते थे। यूँ चोपड़ा साहब और साहनी साहब का स्वभाव और व्यक्तित्व तो ऐसा था कि उन्हें अलग से कुत्ता रखने की जरूरत नहीं थी, वे काफ़ी थे। एक दिन पता नहीं चोपड़ा साहब का कुत्ता साहनी साहब के अहाते में घुसा या साहनी साहब का कुत्ता चोपड़ा साहब के अहाते में, पर दोनों कुत्ते सड़क पर लड़ते पाए गए। चोपड़ा साहब और साहनी साहब फौरन सड़क पर आए। पहले तो उन्होंने अपने अपने कुत्ते संभाले। कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों में लिपटने लगे। चोपड़ा साहब ने कहा, 10 बार कह दिया है
कि अपने कुत्ते को संभाल कर रखा करो। सहानी ने कहा, तुम अपने कुत्ते को संभालो ना, वही तो हमारे अहाते में घुस गया था। न जाने किस चोर नस्ल का कुत्ता है। चोर नस्ल का कुत्ता है तुम्हारा। तुम चोर नस्ल के हो और तुम्हारा कुत्ता भी, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। चोर तुम हो जी, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से पैसा खाकर बंगला बनवा लिया है। तुम 420 हो, स्मगलिंग करके ठाठ करते हो। दोनों कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपटकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। कह देता हूं, इधर तुम्हारा कुत्ता आया तो उसे गोली मार दूंगा और तुम्हें भी। तू गोली मारेगा, कुत्ते की औलाद, तू सुअर के। वहां भीड़ लग गई। एक राहगीर ने एक आदमी से पूछा, क्यों जी, मामला क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं जी, कुत्तों की लड़ाई है। देवभक्ति। एक शहर की बात है। शहर में गणेशोत्सव बड़ी धूम से मनाया जाता है। प्रथा कुछ ऐसी चल गई है कि हर जाति के लोग अपने अलग गणेश जी रखते हैं। इस तरह ब्राह्मणों के अलग गणेश होते हैं, अग्रवालों के अलग, तेलियों के अलग, कुम्हारों के अलग, वगैरह वगैरह। 25-30 तरह के गणेशोत्सव होते हैं और 9-10 दिन तक खूब भजन कीर्तन, पूजा स्तुति, आरती, गायन वादन और का मिलाजुला धंधा होता है। आखिरी दिन गणेश विसर्जन के लिए जो जुलूस निकलता है उसमें सबसे आगे ब्राह्मणों के गणेश जी होते हैं। इस साल ब्राह्मणों के गणेश जी का रथ उठने में जरा देर हो गई, इसलिए तेलियों के गणेश जी आगे हो गए। जब यह बात ब्राह्मणों को मालूम हुई तो वे बड़े क्रोधित हुए। बोले, तेलियों के गणेश की ऐसी तैसी, हमारा गणेश आगे जाएगा। दंड। एक कलाकार ने कोई बड़ा अपराध किया। वह राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने मंत्री से पूछा, इसे 3 वर्ष की कैद दे दी जाए? मंत्री ने कहा, अपराध बहुत जघन्य है, 3 साल बहुत कम है। तो 10 साल सही? 10 साल भी कम सजा है। तो आजीवन कारावास? नहीं, यह भी कम है। तो फांसी दे दो। नहीं, फांसी भी कम सजा है। राजा ने खींचकर कहा, फांसी से बड़ी सजा क्या होगी, तुम ही बताओ। मंत्री ने कहा, इसे कहीं बिठाकर इसके सामने दूसरे कलाकार की प्रशंसा करनी चाहिए। उपदेश। सेवक जी नारी आंदोलन के बड़े समर्थक थे। स्त्री की सामाजिक स्वतंत्रता के लिए वे कठोर संघर्ष करते थे। एक सभा में उन्होंने भाषण दिया, हमें नारी को स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसके व्यक्तित्व को स्वीकारना होगा। उसे घर में कैद करके हमने सदियों से समाज के आधे भाग को निष्क्रिय कर दिया है। अब समय बदल गया है। नारी को हमें बाहर निकालकर समाज के मंगल कार्यों में हाथ बटाने देना चाहिए। भाषण की सबने प्रशंसा की। सेवक जी घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद लड़के ने आकर कहा, पिताजी, अम्मा नारी मंगल समिति के कार्यक्रम में भाग लेने जाना चाहती है। सेवक जी की आंखें चढ़ गईं। बोले, कह दे कहीं नहीं जाना है, जहाँ देखो वहाँ मुँह उठाई चल दी। कुछ लाज शर्म भी है या नहीं? लड़का था वाचाल। उसने कहा, पिताजी, अभी तो आपने सभा में कहा था कि स्त्री को बाहर समाज में निकलना चाहिए। सेवक जी ने समझाया, तू अभी नादान है, बात समझता नहीं है। अरे, जब कहा जाए कि स्त्री बाहर निकले तब अर्थ होता है कि दूसरों की स्त्रियां निकलें, अपनी नहीं। अश्लील पुस्तकें। शहर में ऐसा शोर था कि अश्लील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबार में समाचार
और नागरिकों के पत्र छपते कि सड़कों के किनारे खुलेआम अश्लील पुस्तकें बिक रही हैं। 10-12 उत्साही समाज सुधारक युवकों ने टोली बनाई और तय किया कि जहाँ भी मिलेगा हम ऐसे साहित्य को छीन लेंगे और उसकी सार्वजनिक होली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पर छापा मारकर 20-25 अश्लील पुस्तकें हाथों में लीं। हर एक के पास 2 या 3 किताबें थी। मुखिया ने कहा, आज तो देर हो गई, कल शाम को अखबार में सूचना देकर परसों किसी सार्वजनिक स्थान में इन्हें जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकें मैं इकट्ठी अभी घर नहीं ले जा सकता, 20-25 हैं, पिताजी और चाचा जी भी हैं, देख लेंगे तो आफत हो जाएगी। ये 2-3 किताबें तुम लोग छिपाकर घर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले पर कोई किताब नहीं लाया था। मुखिया ने कहा, किताबें दो तो मैं इस बोरे में छिपाकर रख दूं, फिर कल जलाने की जगह बोरे ले चलेंगे। किताबें कोई नहीं लाया था। एक ने कहा, कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो लें। दूसरे ने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं, अब तो किताबें जब्त कर ही ली हैं। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं बन सका। तीसरे दिन किताबें लेकर मिलने का तय हुआ। तीसरे दिन भी कोई किताब नहीं लाया। एक ने कहा, अरे यार, फादर के हाथों किताब पड़ गई, वे पढ़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, भाभी उठाकर ले गई, बोली कि 2-3 दिनों में पढ़कर वापस कर दूंगी। चौथे ने कहा, अरे पड़ोस की चाची मेरी गैरहाजिरी में उठा ले गई, पढ़ लें तो 2-3 दिन में जला देंगे। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गई, वे अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं।